नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ जॉर्ज पंचम की नाक लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक सुप्रसिद्ध कमलेश्वर जी हैं। इस कहानी में उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी स्वतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक को लगाने के लिए अपना नाक कटाने को भी तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। फिर तो रांची के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में शोर मचा हुआ था। देखते ही देखते पूरी दिल्ली बदलने लगी। इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार पहरेदारी ही करते रह गए और मूर्ति से नाक चोरी हो गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया। उस निर्णय में एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी के उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत को देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। तभी मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई देती है कि मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हाँ कहते हुए कहा कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुनकर सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे ये काम सौंप दिया गया कि वो पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाए कि यह लाट कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। हुक्कामों की फिर एक सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने सभी को आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के सभी पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार की यह बात सुनकर सभी कमेटी के लोगों की जान में जान आई। तभी वहां पर उपस्थित सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हर चीज हमारे देश के गर्भ में छिपी हुई है। जरूरत सिर्फ खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इसी मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना बहुत ही खुशहाल होगा। सभापति का यह छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल गया।
मूर्तिकार कुछ दिन बाद निराश वापस लौटा। उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने सिर झुकाकर खबर दी कि मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना खोज डाला, परंतु इस तरह के इस किस्म के पत्थर को कहीं भी खोज नहीं पाया। यह शायद विदेशी पत्थर है। सभापति तैश में आ गए और बोले, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की लगभग सभी चीज़ों को हम अपना चुके हैं, जैसे वहाँ के लोगों का दिल दिमाग, वहाँ के तौर तरीके और वहाँ का रहन सहन। जब अपने हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्तियों की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर आदि की नाकें टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय सबकी नाकों की नाप लिया। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आजाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों की पास गया। घबराहट में वो मद्रास भी पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल को बताया कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आया, सभी मूर्तियों को देखकर आया और सबकी नाकों को भी नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इन सभी नाक से छोटी निकली। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे हुक्कामों बोलते हैं जो शासकीय अधिकारी होते हैं, हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट आ जाए। यह सोचकर वहां भी वह पहुंचा और उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहलाया गया, रोगन कर तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक ना होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई, कमरे के दरवाजे बंद कर दिए जाएं जिसमें कमेटी बैठी हुई है। मूर्तिकार ने फिर से एक नई योजना बनाई और सभी के सामने उसे पेश किया कि नाक लगाना यदि बहुत ही जरूरी है तो मेरी एक राय यह भी है कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काटकर उस लाट पर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस योजना को सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक को लोगों से चुनकर लाना अब मेरा काम है। मुझे तो आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। सभी लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात करके मूर्तिकार को अनुमति देने लगे। अखबार में सिर्फ इतना छापा गया कि नाक की समस्या का हल हो गया है और राजपथ पर स्थित इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताजा पानी डाला गया, जिससे जिंदा नाक लगाई जाने वाली नाक सूख ना जाए। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था।
मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। वह उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालात में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर किसी के स्वागत समारोह नहीं हुआ। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।